वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए के 4 सहयोगी दलों के प्रमुखों को चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो बिल के विरोध में उनके साथ नहीं आए तो मुस्लिम भी उनका साथ नहीं देंगे। ओवैसी ने अलविदा की नमाज के बाद नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी पर निशाना साधा। ओवैसी की चेतावनी ने नीतीश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव है और ओवैसी के बयान ने उन्हें तनाव दे दिया है। तो क्या ओवैसी एक बार फिर गेम चेंजर साबित होंगे? रिपोर्ट देखिए। हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अब न हिंदू बटेगा न मुसलमान बटेगा। आदरणीय ओवैसी का जो स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से निंदनीय है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब ओवैसी ने सख्त अख्तियार कर लिया है, जिससे वो बिहार में गेम चेंजर साबित हो सकते। बिहार में चुनाव के समय वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे को हवा देकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तनाव दे दिया। शुक्रवार को जब अलविदा की नमाज थी, तब असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा सख्त बयान दिया जिसने एनडीए के सहयोगी दलों को तनाव दे दिया। ओवैसी ने कहा कि एनडीए के जो घटक दल वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिमों का साथ नहीं देंगे, उन्हें मुसलमान माफ नहीं करेगा। ओवैसी के निशाने पर एन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी रहे। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? ओवैसी ने आरोप लगाया कि चारों राजनेता वक्फ संशोधन बिल पर उनका साथ देने के बजाय बीजेपी के साथ है और बीजेपी इस बिल के जरिए मुसलमानों पर सीधा हमला कर रही, क्योंकि इससे मुस्लिमों की संपत्तियां छीन ली जाएंगी। जबकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि इस बिल को कानून में बदलकर मुस्लिमों को उनका हक दिलाने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल इस विधेयक को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ओवैसी ने दावा किया कि मौजूदा मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं। अगर सहयोगी दल इस बिल पर सरकार का साथ ना दे तो बिल पास ही नहीं हो सकता और कानून नहीं बन पाएगा। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार, चिराग पासवान और नायडू से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। बैसाखियों पर यह गवर्नमेंट है। दिस गवर्नमेंट, Mr. Narendra Modi is a prime minister because he's relying on the crutches of Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary. If these 4 parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की थी कि अलविदा की नमाज पर मुस्लिम अपना विरोध दर्ज कराएं। इसे लेकर नमाजियों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांध ली, लेकिन ओवैसी के बयान की एनडीए और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने निंदा की है और इसे भ्रम पैदा करने वाला बताया। सांसद आदरणीय ओवैसी का जो स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से निंदनीय है और जिन 4 राजनीतिक दलों के नेताओं का उन्होंने नाम लिया है वो एनडीए के सहयोगी है और जो संशोधन वक्फ अधिनियम आ रहा है वो वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए है
उत्थान के लिए है। और जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम पर प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं उनको रोकने के लिए। कुछ लोग जो है कमनल कुएं में कॉन्स्पिरेसी का काकरोच ढूंढ रहे हैं और वो लोग जो है कमनल कुएं में कॉन्स्पिरेसी के काकरोच के जरिए समाज में बिखराव और टकराव और कमनल टेंशन पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये लोग वो है जो कि जो वक्फ एक्ट है उसको एक्ट ऑफ गवर्नमेंट के बजाय एक्ट ऑफ गार्ड बताने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। अरे भैया, ये एक्ट गवर्नमेंट का एक्ट है, ये जो है वो संसद ने बनाया है, संसद के द्वारा बनाया हुआ जो एक्ट है उसका संसद ही सुधार करेगी। लेकिन आप तो उसे एक आसमानी किताब बता रहे हैं जिसे न कोई रिफॉर्म किया जा सकता है, न उसे रिव्यू किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले बिहार में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें एनडीए के सहयोगी दलों को न्योता भेजा गया। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में हुए प्रदर्शन में ना तो चिराग पासवान शामिल हुए थे और ना ही नीतीश कुमार, जबकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव न सिर्फ इस प्रदर्शन में शिरकत किया था बल्कि हर एक लड़ाई में खुलकर साथ देने का वादा भी किया था। आरजेडी के इस कदम से एनडीए के घटक दलों की बेचैनी बढ़ गई थी और अब मुस्लिम संगठनों के खुलकर सामने आने और चेतावनी देने के बाद में बिहार में सियासी समीकरण गड़बड़ा सकता है। अगर बिहार में मुस्लिम और यादव वोटर एक तरफा वोट करते हैं तो इसका फायदा सीधे तौर पर आरजेडी को मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही सही मुस्लिम वोटर जेडीयू की तरफ भी जाता रहा है। ओवैसी के बयान के बाद माना जा रहा है कि बिल अभी अधर में भी लटक सकता है। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी थी, जिसका कई महत्वपूर्ण मुस्लिम संगठनों और उलेमाओं ने बायकॉट किया, जिसके बाद नीतीश अपनी छवि को लेकर चिंतित है। वक्फ बिल के सवाल पर मुसलमानों को कतई बिहार में भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उनके मन की आशंकाएं पहले भी राज्य सरकार ने निर्मूल किया है। हम आरंभ से ही पूरी पारदर्शिता के साथ जेपीसी में पार्टी के सुझावों के जरिए अपनी बात रख चुके हैं, जिसे बिल के मसौदे में भी शामिल किया गया है। भाजपा कभी भी किसी पे के आधार पे इल्जाम नहीं लगाती है। ओवैसी टाइप के लोगों पे इल्जाम लग सकता है। इन लोगों का राजनीति ही तब तक है जब तक मुसलमानों को बांट सके, उसके अलावा तो कोई राजनीति है नहीं इनकी। तो अब न हिंदू बटेगा न मुसलमान बटेगा, अब देश में विकास होगा और खुशियां बटेगा। ठीक 5 साल पहले ओवैसी की पार्टी बिहार में सियासी खेला बिगाड़ चुकी और इस बार भी वो गेम चेंजर की भूमिका में आते दिखाई दे रही। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एआईएमआईएम ने अपने प्रदर्शन से राजनीतिक समीकरण को प्रभावित किया था। एआईएमआईएम ने चुनाव में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से ज्यादातर सीमांचल क्षेत्र में थे, जहां मुस्लिम आबादी का प्रभाव मजबूत है। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती। इनमें अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बेसी और बहादुरगंज सीट रही। सीमांचल में एआईएमआईएम की मौजूदगी से मुस्लिम वोट बढ़ गए, जो परंपरागत रूप से आरजेडी और महागठबंधन के पक्ष में जाते थे। जिन 5 सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवार जीते, उनमें से 4 2015 में महागठबंधन ने जीती थी। एआईएमआईएम की जीत ने महागठबंधन को सीधा नुकसान पहुंचाया। एआईएमआईएम की जीत और वोटों के बंटवारे से एनडीए को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ। हालांकि एनडीए इन 5 सीटों पर सीधे जीत नहीं पाया, लेकिन महागठबंधन की कमजोरी ने एनडीए को 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल करने में मदद की। अगर ये वोट महागठबंधन के पक्ष में एकजुट रहते तो नतीजे बदल सकते थे। ओवैसी के बयान के बाद माहौल कुछ इसी तरह का बन रहा है कि मुस्लिम एक तरफा वोट कर सकते हैं। इसी सियासी नुकसान से पार्टी को बचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। वो 29 मार्च की रात पटना पहुंच गए। दरअसल दिल्ली विजय के बाद अब बीजेपी मिशन बिहार पर जुट गई। बीजेपी नेता फुल एक्शन मोड में। बिहार में अमित शाह के बैक टू बैक कई प्रोग्राम तय किए गए, जिसका पूरा शेड्यूल हम आपको बताते हैं। पहले दिन रात में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई। इसमें पार्टी के विधायक, विधान पार्षद और सांसदों के साथ ही पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए।
इसके बाद अमित शाह ने बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक ली। इसमें बिहार बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कोर ग्रुप के सदस्य भी मौजूद रहे। 30 मार्च को बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, अमित शाह जी आज बिहार आ रहे हैं। बिहार में खुशी की लहर है। जो विपक्षी पार्टी है उसको ज्यादा बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारे नेता हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं और वो बड़ी सौगात देने वाले हैं। खुद गोपालगंज में और पटना में भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे, पदाधिकारी की बैठक करेंगे, एनडीए के नेताओं से मिलेंगे, बीजेपी कोर कमेटी की भी मीटिंग करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी का आना और उनका संदेश हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल में वृद्धि करता है और हम उनके मार्गदर्शन के हिसाब से पूरे बिहार में कार्य करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तंज कसा। पप्पू यादव ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि अमित शाह नफरत फैला कर जाएंगे। मजबूत कदावर नेता, एनडीए के उससे कदावर नेता तो है नहीं। आज वो लकीर लिख के जाएंगे कि कितना बड़ा नफरत पैदा करके हम लोग को चुनाव लड़ना है। तो भैया, नफरत से अच्छा है विशेष राज दे दीजिए, विशेष पैकेज दे दीजिए। 2020 के चुनाव में जिस तरह से ओवैसी ने खेल बिगाड़ दिया था, इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टियां पहले से तैयारी करने में जुट गईं। हालांकि इसका नतीजा क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि ओवैसी गेम चेंजर बनते हैं या नहीं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ कुमार गौरव, दिल्ली न्यूज 24। वक्फ बिल में संशोधन के लिए 7 महीने पहले जेपीसी बनाई गई थी, जिसमें विपक्षी नेताओं को भी शामिल किया गया और कई दौर की बैठकों के बाद वक्फ बिल में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी गई। संशोधनों के बाद पुराने और नए वक्फ बोर्ड कानून में क्या फर्क है, आइए पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाते हैं कि नया और पुराने में क्या फर्क है। नया कानून, जमीन पे दावा करने वाला अदालत में अपील कर सकता है, ये नए कानून के मुताबिक। लेकिन पुराने कानून के मुताबिक संपत्ति पर वक्फ के दावे के खिलाफ केवल आप ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकते हैं। अगला पॉइंट समझिए, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। अब जो नया संशोधन हुआ है उसके मुताबिक आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहीं पुराने कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला होता था और चुनौती नहीं दी जा सकती थी। वहीं दान में जमीन देने पर ही संपत्ति पर वक्फ अधिकार है, यह नया कानून के अधिकार, यह नए कानून के संशोधन के मुताबिक है। वहीं पुराने कानून के मुताबिक मस्जिद इस्लामिक काम से उपयोग पर यह भी वक्फ की संपत्ति मानी जाती थी। वहीं अगला पॉइंट समझिए, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री हुई है नए कानून के मुताबिक। पुराने कानून के मुताबिक बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती थी और इन्हीं बदलावों को विपक्ष मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रहा है। सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड जिस पर यह विवाद हो रहा है वो है क्या, चलिए वो भी समझ लेते हैं। वक्फ का मतलब है दान। वक्फ दरअसल एक अरबिक वर्ड है, यानी अल्लाह के नाम पर दी गई संपत्ति, पैसा या किसी भी प्रकार का दान वक्फ कहलाता है। वहीं वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। इससे ज्यादा जमीन देश में या तो रेलवे के पास है या डिफेंस के पास है। इसमें भी पहले पर रेलवे आता है, दूसरे नंबर पर डिफेंस और तीसरे पर आता है वक्फ बोर्ड, जिसकी कुल जमीन का अनुमानित मूल्य लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए है। मुस्लिमों के विरोध के बाद एनडीए को इसका नुकसान बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में भी उठाना पड़ सकता है, जहां मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है और अच्छा खासा वोट बैंक है। और ओवैसी ने जयंत चौधरी पे निशाना साधकर इसका इशारा भी दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे।
बिहार के साथ साथ क्या ओवैसी यूपी में भी गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि उनके निशाने पर एनडीए के सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल पर भी ओवैसी ने निशाना साधा है। उन्होंने जयंत चौधरी को लेकर कहा कि मुस्लिम उन्हें माफ नहीं करेंगे। आरएलडी का पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा प्रभाव है और इसी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। पश्चिमी यूपी की मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा और अलीगढ़ मंडल में 26 जिले आते हैं। इन 26 जिलों में 136 विधानसभा सीटें। खास बात यह कि इन जिलों में मुस्लिमों की आबादी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का दम रखती है। पश्चिमी यूपी के 136 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 25 सीटों पर जाट और मुस्लिम वोटर 50% से ज्यादा है। पश्चिमी यूपी के 7 जिलों की 34 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 40% तक है। यूपी में मुस्लिम आबादी तकरीबन 20% है, जो कि सूबे की 100 से ज्यादा सीटों पर हार जीत के फैसले में बड़ी भूमिका निभाती है। ओवैसी के तेवर अगर 2027 में जमीन पर दिखाई दिए और मुस्लिम वोटर्स एक तरफा वोट करते हैं तो पश्चिम यूपी के नतीजे सूबे के सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, लेकिन उससे कोई महत्वपूर्ण सफलता अभी तक नहीं मिली है। ओवैसी को उत्तर प्रदेश में वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर देखा जाता है और ये माना जाता है कि ओवैसी मुसलमानों को जितने वोट काटेंगे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का उतना ही फायदा होगा। एक समय तक जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया। ओवैसी जयंत चौधरी का साथ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ चाहते हैं, लेकिन एनडीए के सहयोगी के रूप में ऐसा करना जयंत के लिए आसान नहीं। जबकि आरएलडी का प्रभाव पश्चिमी यूपी में, अब यहां अगर मुस्लिम वोटर नहीं बटा तो नुकसान न सिर्फ जयंत चौधरी की पार्टी को होगा, बल्कि एनडीए को भी अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी की बात करें, मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी 50.80% है, यानी आधे से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। वहीं रामपुर में 50.57% मुस्लिम आबादी है, सहारनपुर में 41.97%, शामली में 41.73%, मुजफ्फरनगर में 41.11% और बिजनौर में 40.03% मुस्लिम आबादी। पश्चिमी यूपी में एनडीए के घटक दल में सिर्फ जयंत चौधरी हैं, यानी आरएलडी। जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वक्त ऐसा था जब मुस्लिमों को वोट मिला करते थे। मुस्लिम वोट शेयर में उनका बहुत ज्यादा दखल नहीं है। थोड़ा नुकसान तो हो सकता है, लेकिन समग्र एनडीए पर मुस्लिमों की नाराजगी का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। वैसे भी ओवैसी की पार्टी उत्तर भारत में जीतने में उतनी कामयाब नहीं होती जितना खेल खराब करती है। दिल्ली में भी कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने समीकरण बिगाड़ दिए थे। ऐसे में अब 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में क्या ओवैसी गेम चेंजर साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।